नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे बहराइच के उस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की, जहां जमीन के लालच में कलयुगी बेटे ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। साथ ही नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ से आई एक बड़ी कामयाबी पर, जहां 73 लाख के इनामी 15 मवेशियों ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ सरेंडर कर समाज के मुख्य धारा में वापसी की है। उधर भरतपुर के एक सरकारी स्कूल में बरामदे की छत गिरने से बड़ा हादसा टल गया। तो ललितपुर में पुलिस ने अवैध शराब माफियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए भारी मात्रा में लहन नष्ट किया है। इन सभी खबरों पे आइए विस्तार से नजर डालते हैं। बहराइच जिले के थाना रुपेडिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बसंतपुर उदल में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की घटना सामने आई। घटना 1 और 2 मार्च की रात करीब 12 बजे हुई। जानकारी के अनुसार वादी गुरुदेव ने पुलिस को लिखित सूचना दी कि उनके छोटे भाई निरंकार ने पिता द्वारा बेची गई जमीन और गहनों के पैसे न देने पर विवाद के दौरान आवेश में आकर कुल्हाड़ी से माता पिता, दादी और बहन की हत्या कर दी। आरोपी ने जान से मारने की नियत से गुरुदेव पर भी कुल्हाड़ी से वार किया। घटना के समय वादी का बेटा आजाद भी मौजूद था। गांव के लोगों की मदद से आरोपी निरंकार को हिरासत में लिया गया और प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल बहराइच लाया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। वादी गुरुदेव का प्राथमिक उपचार केंद्र चरदा में चल रहा है। मौके पर पुलिस अधीक्षक बहराइच और फॉरेंसिक टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि शांति व्यवस्था फिलहाल सामान्य है और सभी बिंदुओं पर गहन विवेचना तथा साक्ष्य संकलन जारी है। आज दिनांक 2/3/2026 को गुरुदेव पुत्र बदलू वर्मा निवासी बसंतपुर रुदल रामगांव थाना रुपैडिया द्वारा प्रभारी निरीक्षक रुपैडिया को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वादी के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आजाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपैडिया पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चरदा रुपैडिया में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। घटना में मृत बदलू राम पुत्र रामफेरन उम्र 60 वर्ष, संजू देवी पत्नी बदलू राम उम्र 56 वर्ष लगभग, पार्वती पुत्री बदलू राम उम्र लगभग 42 वर्ष, सीताला पत्नी रामफेरन उम्र लगभग 80 वर्ष की डेड बॉडी पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में घटना अभियुक्त निरंकार द्वारा अपने पिता द्वारा बेची गई जमीन का पैसा अभियुक्त को न दिए जाने के कारण तात्कालिक रूप से उत्पन्न वाद विवाद व आक्रोश के फलस्वरूप होना पाया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव नगला भगत सिंह सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा टल गया। स्कूल के बरामदे की पट्टी अचानक टूटकर गिर गई, लेकिन शिक्षकों की सतर्कता के कारण किसी बच्चे को चोट नहीं आई। स्कूल परिसर के बरामदे और कुछ कमरे पहले से ही क्षतिग्रस्त थे। शिक्षकों ने बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाई थी और चेतावनी नोटिस चस्पा कर रखे थे। ये विद्यालय 1 से 7 की कक्षाओं के लिए संचालित है, जिसमें लगभग 25 बच्चे पढ़ते हैं। स्थानीय निवासी जवाहर सिंह ने बताया कि दोपहर में चीख पुकार सुनकर स्कूल पहुंचे और बच्चों तथा शिक्षकों को सुरक्षित पाया। उन्होंने कहा कि पहले भी उच्च अधिकारियों को भवन की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना ये संकेत देती है कि सरकारी स्कूलों के जीर्णशीर्ण भवनों पर समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है।
अगर सही समय पर सुधार कार्य नहीं किए गए तो भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा हो सकते हैं। कैसे हुआ था ये घटनाक्रम? सर हम 2:30 बजे हमारा समारोह खत्म हो गया था होली का। हम इस कमरे में बैठे थे सारे बच्चे। तो सर बच्चे बैठे थे तो जो सर हमारे लिए उसके होली के लिए हमारे लिए चीज बता रहे थे कि ये होता है होली में। तो फिर उसके बाद टूटने की और चटर चटर की आवाज आने लगी। तो फिर सर कह रहे थे कि ये टूटने वाली है, तुम सब बच्चे बाहर चले जाओ। तो सर यहाँ खड़े होकर देखने लग गए और वीडियो बना रहे थे। तो इतनी देर में वो टूट गई पट्टी। वो तो सर के ऊपर नहीं गिरी, वरना सर के संग कुछ घटना घट सकती थी। कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? सर 28। कितने तक स्कूल है ये? सर 7th तक। क्या नाम है आपका? सर जानवी। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम द्वारा आयोजित भव्य लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में शहर के विकास को नई दिशा देने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ये समारोह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप भरतपुर शहर के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भरतपुर की जनता को करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात दी गई। इनमें प्रमुख रूप से डिसेंट्रलाइज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 40.80 करोड़ रुपए, अनाहट गेट से गणेश मंदिर तक कनाल निर्माण एवं कुंडा विकास 1321.47 लाख रुपए, नगर निगम कार्यालय में स्मार्ट सेवा केंद्र 2.2 से 30 लाख रुपए। मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से शहर की जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा, स्वच्छता प्रबंधन मजबूत होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कमर चौधरी, संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया सहित नगर निगम के आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मनीष जी हाथ थोड़ा सा सर बताएं, आज शुभारंभ किया है सर। देखिए, भरतपुर के समस्याओं के समाधान के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए थोड़ा मुंह पे जा रहा है और समस्याओं के समाधान के लिए आज एक तो RUIDP के चतुर्थ फेज में 118.50 करोड़ रुपए का सीवरेज लाइन और STP का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त 28.5 करोड़ रुपए की लागत से विजेंद्र बिहारी कुंडा नेहरू पार्क के टाउन हॉल का सौंदर्यीकरण कराया गया है। आपका अमृत 2 में 111.28 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और 6 पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका पूर्व सरकार के समय भरतपुर के मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट की केवल घोषणा करके 150 करोड़ रुपए का नगर निगम भरतपुर को लोन दिलवाया गया था और कोई पैसा राजस्थान सरकार की तरफ से निगम को नहीं दिया गया था। वर्तमान सरकार उस लोन को चुकाने के साथ साथ शेष रहे ड्रेनेज प्रोजेक्ट का कार्य भी चालू किया गया, जिसमें NCRB के तहत 34 करोड़ रुपए की लागत से RNFCD और RT ऑफिस से CFCD तक ड्रेनेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 13 करोड़ रुपए की लागत से अनाहट गेट से गणेश मंदिर कैनाल निर्माण का शिलान्यास आज किया गया है। NH21 टू पुष्प वाटिका मेन ड्रेन का भी आज टेंडर जारी हुआ है और विमल कुंड से पुष्प वाटिका मेन ड्रेनेज 4.39 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। वेलकम होटल टू पुष्प वाटिका मेन ड्रेनेज का 1.23 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है और 6.93 करोड़ रुपये से मॉडर्न कचरा ट्रांसफर स्टेशन का स्थापना की जा रही है, जिससे सफाई में तेजी आएगी। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के धुले जिले ने नेर स्थित जिला परिषद के सेंटर स्कूल में आज केंद्र प्रमुख संगीता कांतिलाल दुसाने के सेवा समापन कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस मौके पर एजुकेशनल, कल्चरल और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम में ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर विट्ठल घुगे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर सतीलाल कोली, संजीव विभाडिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला परिषद स्कूल के शिक्षक, सेकेंडरी स्कूल शिक्षक, रिश्तेदार और परिवारीजन भी मौजूद थे। इस अवसर पर संगीता दुसाने को उनके कार्य, नैतिकता और बच्चों तथा समाज के प्रति समर्पण के लिए सराहा गया। सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने संगीता दुसाने को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी और उनके आने वाले कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी गईं। ये समारोह उनके सेवा जीवन का एक यादगार और सम्मानजनक समापन साबित हुआ। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ललितपुर शहर और पूरा कला में बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान 435 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और लगभग 7000 लीटर लहन मौके पर नष्ट कर दिया गया। कुल 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये कार्यवाही थाना कोतवाली ललितपुर और थाना पूरा कला पुलिस की संयुक्त टीम ने की, जिसमें आबकारी विभाग ललितपुर की टीम ने सक्रिय सहयोग दिया। टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब निर्माण स्थलों का भांडाफोड़ किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मई टीम, उप निरीक्षक सत्येंद्र पाठक मई टीम और आबकारी विभाग की टीम इस अभियान में शामिल रही। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। थाना कोतवाली अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस द्वारा कुल 395 लीटर अवैध शराब बरामद कर मौके पर 5000 लीटर लहन नष्ट की गई तथा कुल 14 अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में माओवादी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत 15 सशस्त्र माओवादी ने अपने हथियार समर्पित कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की। इनमें 9 महिला और 6 पुरुष शामिल थे। सभी माओवादी उड़ीसा राज्य कमेटी के पश्चिमी सब जोन के बरगढ़, बलागीर, महासमुंद डिविजनल कमेटी से थे। आत्मसमर्पित माओवादी अपने कुल 14 अत्याधुनिक हथियारों के साथ लौटे, जिनमें 3 AK-47, 2 SLR, 2 इंसास, 4 303 और 3 15 बोर शामिल थे। इनके समर्पण पर कुल 73 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 57 वर्षीय विकास उर्फ सुदर्शन उर्फ जंगू उर्फ बाबन्ना उर्फ राजन्ना, जो स्टेट कमेटी मेंबर और BBM डिवीजन प्रभारी थे, ने भी अपने AK-47 हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। इन पुनर्वास कार्यक्रम के बाद उड़ीसा स्टेट कमेटी के पश्चिमी सब जोन का पूरी तरह से उन्मूलन हुआ। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस रेंज और उड़ीसा के संबलपुर रेंज भी नक्सल मुक्त घोषित किए गए। आज सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। न केवल सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, बल्कि जो शासन की जो शांति, विश्वास और विकास की नीति है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज बड़गढ़, बलांगीर और महासमुंद डिवीजन के 15 सशस्त्र माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के उद्देश्य से आज महासमुंद पुलिस के समक्ष उनके द्वारा पुनर्वासित करने के लिए आगे आए हैं। सर वो माइक ले लीजिए। माइक ले लेंगे सर, आवाज आगे आए हैं। उनका हम छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से, महासमुंद पुलिस और विशेष रूप से जो उड़ीसा संबलपुर रेंज के IG श्री हिमांशु लाल और उनके जो 2 SP बलांगीर और बरगढ़ के आए हैं, उनके समक्ष उनके द्वारा अपने हथियारों सहित समाज की मुख्यधारा को जोड़ने के उद्देश्य से पुनर्वासित होने के लिए आगे आए हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका एक सुरक्षित पुनर्वास और अस्थायी पुनर्वास की दिशा में हम काम करते रहेंगे और काम आगे करेंगे। और साथ ही साथ मैं उन्हें यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपके साथियों ने बस्तर में एवं अन्य राज्यों में सामूहिक रूप से समाज की मुख्यधारा जोड़ने के उद्देश्य आगे हैं और उनका जिस प्रकार से पुनर्वास हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका जो आगे आने वाला जीवन है निश्चित तौर पे ये अच्छा होगा। और आपने जो माओवादियों की जो हिंसक विचारधारा थी, शस्त्र के बल पर, हथियार के बल पर सत्ता हासिल करना, हथियार के बल पर लोगों को भय दिखा करके जो एक युवाओं को अंधकार में रखा गया, उससे आज आगे आप निकल के आए हैं और जो भारत की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें अपना विश्वास दिखाया है। इसी के तहत आज उनको भारत का संविधान
तिरंगा और गुलाब के फूल देकर उनका स्वागत किया है। तो आज कुल 15 जो उड़ीसा स्टेट कमेटी के जो बड़गढ़, बलांगीर और महासमुंद डिवीजन के जो 15 सशस्त्र माओवादी हैं, अपने हथियारों सहित, जिसमें AK-47, SLR, इंसास 303 और 12 बोर हैं, कुल 14 हथियार हैं। और साथ साथ में इनके ऊपर कुल 73 लाख टोटल रिवार्ड इनके ऊपर घोषित है, जिसमें प्रमुख रूप से जो विकास है स्टेट कमेटी मेंबर है, साथ में 2 डिविजनल कमेटी मेंबर और अन्य ACM और पार्टी मेंबर हैं, जिनके ऊपर कुल 73 लाख का इनाम घोषित है। और जो स्टेट कमेटी विकास ग्रुप सुदर्शन है, इनके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है। और इसमें जो विकास है तेलंगाना राज्य का रहने वाला है, और बाकी जो अन्य कैडर हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के और बस्तर क्षेत्र के रहने वाले हैं, और विभिन्न जिलों के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि यहाँ पे क्यों, तो जैसे छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है, मैं कहना चाहूँगा कि एक आज के दिन में देश की सबसे बेहतर और आकर्षक नीति है, और इसी का उदाहरण लेके बाकी अन्य राज्यों ने भी अपने पुनर्वास नीति में उसमें संशोधन किया है। और इनको पुनर्वास करने के लिए इनको पहले पुनर्वास केंद्र में और उसके बाद उनकी स्वेच्छा अनुसार जो भी स्किलिंग होगी वो सिखाया जाएगा। इनके ऊपर विभिन्न घटनाओं में संलिप्त रहने के बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे उड़ीसा राज्य में इनके ऊपर जो विकास है 7 अपराध, और यहाँ छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो इस तरीके से, और बाकी इनसे अभी और पूछताछ की जाएगी, और बाकी अन्य जो खुलासे होंगे उनके अनुरूप यहाँ की पुलिस आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये बहुत ही सुखद क्षण है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बस 2024 से छत्तीसगढ़ शासन ने और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के भरपूर सहयोग से एक विशेष नीति के तहत काम किया। उसी की नीति का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में जो माओवाद अंतिम सांसें ले रहा है, और छत्तीसगढ़ और पूरे देश में माओवाद अंतिम दहलीज पे खड़ा है, खात्मे की ओर है। और आज जो यहाँ पे पुनर्वास के लिए लोग आ गए, उनसे कह सकते हैं कि रायपुर रेंज पूर्णतः, जिसमें कि महासमुंद जिला हो गया, गरियाबंद जिला हुआ, धमतरी जिला हुआ, जो कि नक्सल प्रभावित जिला हुआ करता था, आज उसको एक तरीके से हम जो आर्म्ड कैडर्स हैं, आर्म्ड माओवादिस्ट कैडर, उससे लगभग मुक्त हो चुका है। बाकी इनसे पूछताछ करेंगे और आगे जो भी खुलासा होगा उसके बारे में आगे कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे बीच आए हुए संबलपुर रेंज के IG हिमांशु लाल, रायपुर रेंज के IG जिनके बारे में आप जानते हैं श्री अमरीश मिश्रा, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के SP प्रभात, और 2 SP जो आए हुए हैं संबलपुर और बलांगीर और बड़गढ़ से, सभी का मैं हृदय से स्वागत। और आपका भी जो मीडिया के साथियों हैं, आपके बिना सहयोग से ये महत्वपूर्ण काम संपन्न नहीं हो सकता था। आपके द्वारा प्रोएक्टिवली इसमें सहयोग किया गया, तो आप सभी लोगों का मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे आपने जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम किया कि किस प्रकार से हिंसात्मक विचारधारा है वो बिल्कुल विफल हो चुकी है, और आप समाज की मुख्यधारा में जुड़कर लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना विश्वास जगाइए, और इसी में आपका निहित लाभ है। और इसी के तहत आज 15 सशस्त्र माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आगे आए हैं, उनका हम पुनः स्वागत करते हैं। और जैसे कि शासन की हमेशा से नीति रही है कि उनका रेड कारपेट के माध्यम से स्वागत करते हैं, और हमेशा यही नीति रही है कि जो कि भटके युवा हैं वो समाज की मुख्यधारा में आए और अपना समाज और देश के विकास में योगदान दें। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से उन समस्त कैडरों जो कि बस्तर में बच गए हैं, अभी भी जंगल में भटक रहे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप इस समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आगे आइए और अपना जीवन को बेहतर बनाइए, और अपने समाज, देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। महासमुंद से सीनू संवाददाता छायाकांत भट्ट की रिपोर्ट। सासवड़ में महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा सासवड़ एवं गुरुकुल अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में मराठी भाषा गौरव दिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर ग्रंथ प्रदर्शनी तथा रंगोली के माध्यम से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे भाषा और ज्ञान के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। कविवर शिरवाडकर की स्मृति में आयोजित ग्रंथ प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा सासवड़ के अध्यक्ष अधिवक्ता दिलीप निरगुडे ने किया। कार्यक्रम में कार्याध्यक्ष सतीश पाटिल, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मुख्याध्यापक कुंडलिक मेमाणे, प्राध्यापक डॉक्टर सुभाष तलेकर सहित
अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। प्राचार्य संदीप टिलेकर के मार्गदर्शन में संचालित गुरुकुल अकादमी के उच्च स्तरीय शैक्षणिक कार्यों की उपस्थिति अतिथियों ने सराहना की। प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण लगभग 10 से 11 हजार पुस्तकों से सुसज्जित समृद्ध वाचन संकुल रहा, जिसने विद्यार्थियों एवं साहित्य प्रेमियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। ग्रंथ प्रदर्शनी के सफल आयोजन में व्यवस्थापक दिलीप पापल, उषा टिलेकर, जयश्री शिंदे तथा विद्यार्थियों का विशेष योगदान रहा। ये कार्यक्रम साहित्य, विज्ञान और संस्कारों के समन्वय का प्रभावी संदेश प्रदान करने में सफल रहा। प्राचार्य संदीप चंद्रकांत टिलेकर, व्यवस्थापक गुरुकुल करियर अकॅडमी सासवड, आज महाराष्ट्र साहित्य परिषद सासवड शाखा आणि गुरुकुल करियर अकॅडमीच्या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने आज कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस म्हणून मराठी राजभाषा दिनच्या निमित्ताने आपण पुस्तक प्रदर्शन या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। याची संकल्पना आम्हाला 2009 साली सुचली की सगळ्यात महत्त्वाचं की आमच्या लग्नामध्ये पुस्तकांची झाल आहे। आमच्या लग्नामध्ये कुठे भांडा हुंडा नाही न घेता ही सगळ्या पेपरवर बातमी केली, पण महत्त्वाचं आहे की पुस्तकातून वाचाल तर वाचा या संकल्पने आज आपण गुरुकुल करियर अकॅडमी सासवडमध्ये चालवतो। निवासी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग या उद्देश असाच की मुलांना याच्यामधून पुस्तकं हाताळता आली पाहिजेत, किमान त्यांनी पाहता आली पाहिजेत। या उद्देशाने आजचं ग्रंथ प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे। याच्याबरोबर उद्याचा दिवस 28 फेब्रुवारी की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून आपण साजरा करतो, या विज्ञान दिनाचं या सायन्सच्या मुलांना, ज्या मुलांना आपण CET JEE नीटचं मार्गदर्शन करतो, या मुलांना कृतीतून शिक्षण द्यावं या उद्देशाने आज रांगोळी प्रदर्शन आयोजित केलं आहे। याच्या मुलांमध्ये मुलांनी रांगोळीमधून हात दाखवलं आहे, डोळ्याची दाखवली प्रतिमा, कान प्रतिमा दाखवली असेल, एक पिरियडिक टेबल की याच्यावरती अनेक सगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला मार्क्स आहेत, या सगळ्या दाखवण्याचा याचा प्रयत्न केला। यासाठी उपस्थित आमचे साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आदरणीय दिलीपरावजी निरगुडे असतील, कुंडलेकाप्पा असतील, आदरणीय आमचे सतीशजी पाटील सर असतील, आमचे सगळे महाराज तळेकर सर आहेत, हे सगळे या ठिकाणी उपस्थित राहिले। तसेच आमचे आप्पा भांडवलकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या सगळ्यांचंही मी गुरुकुल अकॅडमीचे स्वागत करतो। तसेच आज आमचे सगळे विद्यार्थी पालक या ठिकाणी उपस्थित झाले, यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। पुणे से सी न्यूज संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। राजधानी रांची के पुदांग में यूथ पुंदांग हेल्पलाइन की युवा कमेटी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में खास मेहमान वार्ड नंबर 22 के पार्षद मोहम्मद असलम और समाजसेवी राशिद अली भी मौजूद थे। इफ्तार से पहले सभी ने अपने रोजा और देश में अमन चैन की सलामती के लिए दुआ की। यूथ पुंदांग हेल्पलाइन के प्रतिनिधियों ने सभी रोजेदारों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ पुंदांग हेल्पलाइन के सदस्यों राजू भाई, अंसारुल, छोटका, मुख्तार, इमरोज, खालिद द्वारा किया गया। सकते हैं आप असलम पार्षद यूथ पुंदांग हेल्पलाइन के तरफ से आए हुए इनवाइट आज इफ्तार पार्टी में सब मेंबर आप देख सकते हैं गाइस। बहुत अच्छा लगा भैया, आप आए। काम बताइए भैया का काम बताइए। ना बहुत ही अच्छा काम करते हैं भैया। नहीं दिखा जी, ये देखिए सेक्रेटरी साहब बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनका काम देख के। ठीक है भैया, ठीक है, अल्लाह भैया। रांची से सी न्यूज संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। रांची जिले के खलारी और मैकलूसीगंज थाना क्षेत्र में आगामी होली पर्व और पवित्र रमजान माह को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने का संकल्प लिया। खलारी थाना में आयोजित बैठक की अध्यक्षता डीएसपी RN चौधरी ने की। बैठक में अंचल पदाधिकारी प्रणव अम्बष्ट, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर इरशाद, थाना प्रभारी जयदीप टोपो, विधायक प्रतिनिधि मोनू रजक सहित कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने प्रशासन को सहयोग देने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने का भरोसा दिया। मैकलूसीगंज थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी धनंजय बैठा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि त्योहार के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। दोनों थाना क्षेत्रों में प्रशासन ने संयुक्त गश्ती, फ्लैग मार्च और रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें सभी समुदायों ने मिलकर शांति और भाईचारे का संदेश साझा किया।
आज बैठक हुआ है होली के लेकर। आज मैक्लोशियंस थाना परिसर के अंतर्गत शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सभी समुदाय के लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने आश्वस्त करा है कि हमारे इस क्षेत्र में होली बहुत शांति से मनाया जाएगा और थाना पुलिस प्रशासन इस समय चौकस रहेंगी और अपना पूरा पेट्रोलिंग रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ शांतिपूर्ण रहेगा। मैक्लोशियंस थाना परिसर के अंतर्गत सभी ग्रामीणों को होली की अग्रिम बधाई। आगामी होली के शुभ अवसर पर सभी जनता को बहुत बहुत अग्रिम बधाई। आज खलारी थाना प्रांगण में होली के अवसर पर शांति समिति के बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनप्रतिनिधि, गणमान्य बंधुगण, सीओ साहब, थाना पोहारी आदि कई लोग शामिल हुए। सभी ने एक मुश्त यही तय किया कि हम लोग हर हाल में आपसी सौहार्द बनाकर होली पर्व मनाएंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो हम लोग थाना से संपर्क करेंगे, वरीय पदाधिकारी से संपर्क करेंगे और शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। इसी बात से आज होली का जो बैठक रखा गया था उसको समाप्त किया गया। धन्यवाद। रांची से सीनू संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के रागबी थाना क्षेत्र के ग्राम जोडबा वीरभाजन में बबूल के पेड़ को काटने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत की मेड़ पर लगे बबूल का पेड़ काटने के कारण कुछ बाहुबलियों ने किसान हाकम सिंह, अर्जुन सिंह, धर्मेंद्र सिंह और उनके परिवार के अन्य लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 4 दिन पहले हुई थी, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। उल्टे आरोपी पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने पीड़ित परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। आज पीड़ित परिवार उज्जैन पहुंचा और पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने मामले की उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। सब हमको सोवन सिंह और दरियाव सिंह ने और उन सब लोगों ने मारा और सर के यहाँ आवेदन देने आए थे कि हमको बेच के जाना पड़ेगा जमीन जायदाद सब। क्या पूरा विवाद क्या है, क्या कारण है ऐसा? पूरी बात विवाद कुछ भी नहीं, वही बम्बुल थे। रोड से इधर हमारा है और रोड से उधर उनका है, तो इधर के बम्बुल बेचे थे। तो हमने बोला कि ये बम्बुल हमारे हैं, तो इतने में वहाँ बोलने पर ही सब आ गए और मारने लग गए। कौन लोग हैं वो जिन्होंने ऐसा किया? वो राजपूत है। क्या नाम है मेन? कौन है? मेन दरियाव सिंह, सोवन सिंह, कमल सिंह, सोजान सिंह और ये कितने लोगों को मारा? 3 लोग के मारा, 3 को मारा हमको। आपका नाम? हाकम सिंह। जी बताएं, आज काय के लिए आए थे आप? किसको जाते हैं? हमारे गांव में एक बाहुबली परिवार है जिसने पूरा परिवार वहाँ पे संख्या बल परिवार है और हमारे माँ बाप और ये सिर्फ वहाँ पे एक सिंगल रहते हैं, कम लोग रहते हैं। हम सब बच्चे बाहर काम करते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने छोटे से मामूली विवाद पे लड़ाई झगड़ा किया है, गंदी और नंगी गालियाँ दी है और फिर मारपीट किया है। हम किसी प्रकार की लड़ाई की आशंका हमें इसी सक्षम भी नहीं थे कि हम 20-20, 25 लोगों या 11-11 लोगों को एक व्यक्ति मारे ऐसा। मगर उन लोगों ने प्रहार किया है। मेरे काका हुक्म का पाँव तोड़ दिया गया है, सिर पे उनके फ्रैक्चर हो गया है और पापाओं को भी लठ से और मुक्कों से और ऐसे मारा गया है ना। हम पीड़ित परिवार हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम एसपी साहब के यहाँ पे न्याय की गुहार लगाने आए थे। क्या वो एसपी साहब ने? एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और ये भी आशंका है कि उन लोगों ने हमारे ऊपर भी कुछ मतलब कि केस को उलझाने के लिए एक प्रकरण दर्ज किया है। यहाँ तक कि मेरा भी नाम उसमें डाल दिया है। मैं मौजूदा स्थिति में वहाँ पे था भी नहीं, मैं कहीं और था जिस दिन ये प्रकरण दर्ज हुआ। मैं इंदौर था, है ना, और मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। ऐसे मतलब बेबुनियाद प्रकरण होंगे और हमको लड़ाया झगड़ाया जाएगा तो हम क्या वहाँ पे ज़मीन जायदाद बेच के और बाहर रहें? क्या उनकी मंशा क्या है पता नहीं। क्या नाम? आपका नाम? मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं पीड़ित परिवार का ही एक बच्चा हूँ। मेरे पापा हाकम सिंह, मेरे काका साहब अर्जुन सिंह, धर्मेंद्र सिंह। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।